एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। जैसा आप जानते हो कि हम यहाँ पर एनटीएजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। 2022 का हमारा जो पेपर है, मे बी पॉसिबल कि वो नेक्स्ट मंथ हो सकता है, तो उसी की तैयारी को हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट है। यूनिट 7 हमारी चल रही है और जिसमें आपका ये इस तरह से समझ लीजिए कि हम इसको लास्ट मिनट प्रिपरेशन के तरह से कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग हम इसमें आपको आज बताने वाले हैं, जिसमें जो बेसिक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है, इसका कंसेप्ट, डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग में। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि एंट्री मोड्स, ऐसे कौन कौन से एंट्री मोड्स होते हैं जिनकी मदद से इंटरनेशनल मार्केट में एंटर किया जा सकता है। वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बरखा मैम का मोटिवेशन जो है वो आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के जो लाइक्स है उसी से ही मिलता है। तो सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे अपडेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाए। और आपको जो भी टॉपिक सर्च करना है, प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आपको सारे की सारी टॉपिक जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। आपके मैनेजमेंट एज वेल एज आपका जो कॉमर्स है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंटरनेशनल मार्केटिंग। सो गाइस, व्हाट यू थिंक अबाउट इंटरनेशनल मार्केटिंग? क्या लगता है, व्हाट इज द इंटरनेशनल मार्केटिंग? अब ये तो सबको समझ में आ ही रहा है कि मार्केटिंग का सीधा सीधा फंडा है कि लाइक बिजनेस कर रहे हैं हम, है ना। मतलब हम बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, ये तो आप समझ ही चुके हो। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस जो है वो हो रही है मार्केटिंग में। अब व्हाट अबाउट दी इंटरनेशनल? इंटरनेशनल मतलब बियॉन्ड दी बाउंड्रीज, अपने देश से अलग हटके दूसरे देश में जाकर, ठीक है, दूसरे देश में जाकर अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो दैट इज कम्स अंडर दी इंटरनेशनल। जहां पर आप अपने नेशन की बाउंड्री से अलग हटकर या से बाहर जाकर अगर बिजनेस करते हो तो दैट इज दी इंटरनेशनल मार्केटिंग। So international marketing refers to the application of marketing principles is more than a nation. अगर आप एक से ज्यादा नेशन के साथ अपना मार्केटिंग करते हो, अपना काम करते हो, उसे आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग कहा जाता है। इट इन्वॉल्व मेकिंग वन और मोर मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। यहाँ पर एक से ज्यादा मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस लिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी आपके प्राइस, प्रमोशन, प्लेस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के लिए जाते हैं कि अगर कोई वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से उसका क्या प्राइस रखना चाहिए, उसका किस तरह से प्रमोशन करना चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट वहां पर चल रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर सारे टास्क लिए जाते हैं। इस तरह के वहां पर मार्केटिंग मिक्स को यूज किया जाता है जब भी आप प्रमोट कर रहे हो अपने किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो वही चीज यहाँ पर भी आपको बताई गई है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व करती है एस्टैब्लिशिंग द प्रोडक्शन फैसिलिटीज ओवरसीज एंड द कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आप यहाँ पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाकर अपना पूरा यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज के साथ में अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व business activities that direct the flow of an organization's goods and services to consumers or the users in more than one nations for a profit. सिंपल शब्दों में इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है उसका जो फ्लो होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस की गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ एक नेशन के नहीं, एक से ज्यादा नेशन के होते हैं। मतलब अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट है तो वो इंडिया के प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ इंडिया में ही कंज्यूम नहीं हो रहा, साथ ही साथ यूएस, जापान या फिर अदर किसी कंट्रीज में भी वो कंज्यूम हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसका जो मेन फंडा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि इसकी मदद से जितना ज्यादा आप एक्सपांड करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की एक डेफिनेशंस गिवन है। तो यहाँ पर कैटोरा ने डिफाइन किया हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ कंपनीज गुड एंड सर्विसेज टू कंज्यूम इन मोर देन वन नेशन फॉर द प्रॉफिट। एक से ज्यादा आप नेशन की तरफ जाते हो जस्ट फॉर द प्रॉफिट।
अभी यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस और भी गिवन है, लाइक इंटरनेशनल मार्केटिंग के बाद अब एक बात आती है ग्लोबल मार्केटिंग किसे कहते हैं। इन सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से देखना, बिकॉज मैचिंग के केसेस में इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल मार्केटिंग, फॉरेन मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड देन मिक्स एंड मैच। एंड वैसे भी आप देख रहे हो कि अब भी अगर आपने पेपर का पैटर्न देखा होगा तो ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे या तो मैचिंग के बेसिस पर आ रहे हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आ रहे हैं। अभी 2 साल से ट्रेंड यही चल रहा है और आगे भी यही फॉलो होगा। तो ग्लोबल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू कोटलर, global market concerned with the integrating और standardizing the marketing actions across the number of geographic market। मतलब यहाँ पर हम जब ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीपल यानी कि नंबर ऑफ जियोग्राफिक मार्केट्स को यहाँ पर कैप्चर करने की बात करते हैं। तो इसलिए वो जो है वो आपका पूरा ग्लोब वहां पर इकट्ठा हो जाता है, दैट इज ग्लोबल मार्केट। वहीं अगर हम बात करें कि डेफिनेशन ऑफ फॉरेन मार्केट की व्हाट इज द फॉरेन मार्केटिंग, तो फॉरेन मार्केटिंग इज द फॉरेन मार्केटिंग इज द डोमेस्टिक ऑपरेशन विद इन अ फॉरेन कंट्री। यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो वो सारा के सारा फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, लाइक मार्केटिंग मेथड यूज आउटसाइड द होम मार्केट। मतलब फॉरेन मार्केट आप किसे कह रहे हो कि आप अपने होम मार्केट के अलावा जितना भी आप काम कर रहे हो, लाइक आप जो सेलिंग कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आप अपने देश में ना करके दूसरे के देश में कर रहे हो। है वो कंपनी आपकी लेकिन आप दूसरे देश में अगर उस काम को कर रहे हो तो दैट इज कम्स अंडर द फॉरेन मार्केट, ठीक है ना। तो विद इन द फॉरेन कंट्रीज। ना डोमेस्टिक मार्केट सीधा सा हिसाब है, डोमेस्टिक मतलब अपना घर वाला हिसाब है, ठीक है ना। डोमेस्टिक मतलब अपना घर वाला हिसाब है। सो इट इज कंसर्न विद द मार्केटिंग प्रैक्टिसेस विद इन द रिसर्चर्स और मार्केटर्स होम कंट्री। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मार्केटर है जिसने अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाह रहा है, उसकी अपनी कंट्री, जिस जगह पर वो रहता है, जिस जगह पर उसने अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया है, वहीं पर अगर वो मार्केटिंग करता है तो दैट कम्स अंडर द डोमेस्टिक मार्केटिंग। तो ये है आपके इंटरनेशनल, ग्लोबल, फॉरेन एंड डोमेस्टिक मार्केट। नाउ ध्यान से देखिएगा, हियर द फ्यू एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट। कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये एलिमेंट्स आप देखोगे तो कुछ इस तरह से हैं। ग्लोबल मार्केटिंग फैक्टर, ठीक है। फिर ये वाला जो है आपका, एक हो गया आपका ग्लोबल मार्केटिंग फैक्टर, दूसरा जो है दैट इज डोमेस्टिक मार्केटिंग फैक्टर, डोमेस्टिक मार्केटिंग फैक्टर, और तीसरा जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर। सो इट इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल फैक्टर। तो यहाँ पर ये 3 तरह के ऐसे इन्वायरमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट फैक्टर्स की तो ये पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं? अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इस तरह के फैक्टर्स होते हैं आपके ग्लोबल मार्केट फैक्टर। वहीं अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग फैक्टर्स, तो इसमें भी कई सारे ऐसे कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज दे ऑल आर दी अनकंट्रोलेबल। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। दीज टूज आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादातर आपके बस में नहीं होते हैं। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेशनल फैक्टर्स, तो ये आर दी कंट्रोलेबल। ये वाले जो फैक्टर्स होंगे ये आपके कंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप सेटल डाउन कर रहे हो तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। जिस डायग्राम में जो दिखाए गए हैं वही है बेसिकली। कल्चर, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, आपके लीगल, पॉलिटिकल, कॉम्पिटिटिव, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारे के सारे ग्लोबल मार्केटिंग के कंसेप्ट है, वही यहाँ पर भी आपको बताए गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, लीगल्स एंड कॉम्पिटिटिव, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री के टाइम पर आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात की जाए तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्लाइमेट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। गवर्नमेंट के जो अप्रोच है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल ट्रेड, कितना उसने टैरिफ रखा है, कितना ट्रेड रखा है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। लीगल सिस्टम एंड द बिजनेस एथिक्स, लीगल सिस्टम क्या है और कौन सा बिजनेस एथिक्स वहां पर फॉलो हो रहा है, क्या मॉरल्स वहां के होते हैं, क्या वैल्यूज वहां की है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। Now availability and the quality of the infrastructure facilities, now availability of the quality of raw material,
functions of institutions and availability of facilities, technological factors and the ecological factors. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट पर इम्पैक्ट डालते हैं. मतलब डोमेस्टिक मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट है वो इनसे इम्पैक्ट डालता है. ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से जो आपका टारगेट मार्केट है उसके ऊपर कहीं ना कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है. टारगेट मार्केट मतलब जिस इंटरनेशनल मार्केट में आप जाना चाहते हो उस पर यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है. ठीक है, तो वो बारे में यहाँ पर बात की गई है. सीधी सी बात है भाई, रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो उससे जुड़ी हुई चीजें आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगी. अब नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल फैक्टर्स. तो इसमें हमने देखा था बेसिकली कि हमारे जो 4 P's हैं वो भी इसमें इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं. साथ ही साथ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजरियल पोजीशंस कैसी है, पर्सनल फैक्टर्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, मैनेजरियल एटीट्यूड, मार्केटिंग मिक्स, आपकी पॉलिसीज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, डिपार्टमेंट का रिलेशंस हो गया. ये सारी की सारी चीजें जो कि रिलेट करती हैं इंटरनल, है ना, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं. मतलब जो आपका टारगेट मार्केट है, टारगेट इंटरनेशनल मार्केट है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकते हैं. जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट का मतलब नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, बट दे इफेक्ट ऑन दिस. कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते ही डालते हैं. नाउ व्हाई शुड कंपनी एक्सपेंड इंटरनेशनली, क्यों चाहते हैं हम कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाएं, क्यों चाहते हैं? सीधा सा हिसाब है, हर कोई चाहता है कुछ बेटर, चाहता है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेट क्लियर कर लिया, तब भी आप दोबारा एग्जाम देते हो, क्यों? यू वांट समथिंग बेटर, आपको जेआरएफ भी चाहिए. जेआरएफ क्या है? आपकी नॉलेज का एक्सपांड करना हुआ. आपने एमबीए कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, भाई स्कूलिंग हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तब भी और पढ़ रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, पोस्ट पीएचडी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जस्ट एक्सपेंड योर फ्यूचर, अपना फ्यूचर भी आप बढ़ाना चाहते हो, अपनी नॉलेज आप बढ़ाना चाहते हो. वही फंडा मार्केट का भी है. सो फॉर द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा लार्जर नंबर कस्टमर्स को बेस रखना जिससे इकोनॉमिक अचीव हो सके और अच्छी. रिड्यूस ओवर द डिपेंडेंस ऑफ वन मार्केट, आपका सिर्फ अकेले एक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, है ना. ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, दिस इज गुड फॉर यू, आपके ग्लोबली आप पहचाने जाओगे. एंड द सर्विस कस्टमर्स हु आर अब्रॉड, जो सर्विस कस्टमर्स हैं वो आपको अब्रॉड से भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं. सो दे आर द बेसिक रीजन कि कंपनी क्यों चाहती है इंटरनेशनल मार्केट में जाना. Now, what are the basic difference between the domestic and international marketing? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट कि जहां पर रिसर्चर होता है और मार्केटर्स के होम कंट्री जो होती है वो डोमेस्टिक मार्केट होगा. और जिस जगह पर जाकर वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान करता है, अपना प्राइस, प्रमोशन, डायरेक्ट फ्लो ऑफ कंपनीज के गुड्स और सर्विसेज सब कुछ उसी के अनुसार रखता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, दैट इज कम्स अंडर द इंटरनेशनल मार्केट. रोल एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकल फैक्टर्स यहाँ पर माइनर इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस करते हो तो वहां पर पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. लैंग्वेज, यहाँ पर अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, एक कल्चर आता है, तब भी आपका काम चल जाएगा. बट फॉर द इंटरनेशनल मार्केटिंग यू हैव टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस एंड मैनी कल्चर्स. फाइनेंशियल क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो आपका यूनिफॉर्म फाइनेंशियल क्लाइमेट मिल जाएगा, बट फॉर द इंटरनेशनल मार्केटिंग यू रिक्वायर द मल्टीपल फाइनेंशियल क्लाइमेट या फिर वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल क्लाइमेट. रिस्क इन्वॉल्व, जो डोमेस्टिक मार्केट होता है वहां पर नॉर्मल रिस्क रहेगा, बट इंटरनेशनल मार्केटिंग में हाई रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा. तो कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, तो कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज इजी, ये कैसी होंगी? इजी होगी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल एक्टिविटीज, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज डिफिकल्ट होती हैं, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे. बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल रीजनल, कल्चर, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, इवन टेक्नोलॉजीज टू. नाउ द पेमेंट अगर देखा जाए तो मिनिमम पेमेंट एंड क्रेडिट रिस्क होगा, बट यहाँ पर क्रेडिट रिस्क जो है वो कंसिडरेबली हाई हो सकता है. फैमिलिटीज की अगर बात करा जाए तो वेल फैमिलिटीज विद द डोमेस्टिक मार्केट, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ मार्केट, आप अपने खुद के मार्केट को बहुत अच्छे से पहचान सकते हो. लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग की तो वो आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा, फॉरेन मार्केट आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाता है. तो रिसर्चर्स के लिए वहां पर अपने आप को जमाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. So they are the basic difference between the domestic और international marketing. Now let's talk about the international marketing entry method. So यहाँ पर आप देख रहे हो कि
यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड्स बता रही हूँ। ये तो एक सिंपल सा डायग्राम है कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर वी आर जस्ट गो फॉर फॉरेन मार्केट, या फिर हम यहाँ पर अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि हमको करना है। ये फैक्टर्स आपके कंपनी के प्रोडक्ट फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपकी कंपनी के जो फैक्टर्स हैं वो फॉरेन में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, वहां पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। कंपनी के जो रिसोर्स और कमिटमेंट फैक्टर्स हैं, सो इन दैट केस यू आर फैमिलियर विथ दी फॉरेन मार्केट। आपके कंपनी के कौन कौन से ऐसे मार्केट फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर्स या होम कंट्री फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं एंट्री मोड डिसीजंस के लिए, या फिर आपको हेल्प करते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप एंट्री कर सकते हो एक्सटर्नल मार्केट में लिए, मतलब आपके इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अभी आ जाओ मेन पार्ट, क्या क्या एंट्रीज की मेथड्स होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोड्स की, कौन कौन से ऐसे मोड्स होंगे। पहली चीज तो नाम याद रख लो, कुछ और पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, नाम जरूर पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन इज एक्सपोर्टिंग, सेकंड लाइसेंसिंग, थर्ड फ्रेंचाइजिंग, फोर्थ पार्टनरिंग, फिफ्थ स्ट्रैटेजिक अलायंस, सिक्स एक्विजिशन, मर्जर भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, एंड सेवन ग्रीनफील्ड वेंचर्स, या आप एफडीआई भी इंक्लूड कर सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा भी कुछ है जैसे कि टर्न की प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हो, टर्न की प्रोजेक्ट। ठीक है, कितने हो गए, 7 से 8 नाम हो चुके हैं, सबको याद कर लो। चलो मेरे साथ रिपीट करो, एक्सपोर्टिंग बिल्कुल, लाइसेंसिंग, देन फ्रेंचाइजिंग, पार्टनरिंग, स्ट्रैटेजिक अलायंस, एक्विजिशंस, मर्जर, ग्रीनफील्ड वेंचर्स, एफडीआई और टर्न की प्रोजेक्ट्स। दे आर दी बेसिक मेथड्स जो यूज की जाती हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए, है ना। इन्हीं मेथड्स को ज्यादातर, इनके नाम ही आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं कि कैसे कौन कौन सी ऐसी मेथड्स है जिनके थ्रू आप एंटर कर सकते हो। अब जैसे एक्सपोर्टिंग की हम बात करें, एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्टिंग मतलब चीजों को हमें एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट भी कर सकते हो। डायरेक्ट में हमने क्या किया, जो भी हमारा मीडिएटर था या कुछ था उससे हमने बात की और फॉरेन फॉरेन कंट्री में डायरेक्टली हमने इन्वेस्ट कर दिया। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि कुछ पार्ट आपने इन्वेस्ट किया, डायरेक्टली एक्सपोर्ट ना करके आप यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हो। कॉर्पोरेट का क्या मतलब हो गया, आप किसी के साथ कोरिलेट करके फिर आप जा रहे हो, जस्ट लाइक अ जॉइंट वेंचर, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस वन। ये वैसे जो अपना पार्टनरिंग होता है उसी का ही एक और नाम जो है दैट इज द जॉइंट वेंचर, भी आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हो, सो जॉइंट वेंचर। अब बात आती है एक्सपोर्टिंग जो रहता है, ये आपका फास्ट एंट्री मेथड होता है और यहाँ पर लो रिस्क अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो लो कंट्रोल होता है, लो लोकल नॉलेज, पोटेंशियल्स, नेगेटिव इन्वायरमेंट, तो वहां पर आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाइसेंसिंग की अगर बात की जाए तो लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि आपके पास, हम क्या करते हैं ना, एंट्री करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए वी आर यूजिंग दी, हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी या स्पेसिफिक बिजनेस स्किल्स अगर आपके पास मौजूद है या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास मौजूद है, तो उस कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए आप उस चीज को परचेज करते हो, है ना, एक एग्रीमेंट बनाते हो और लाइसेंस पर आप लीज पर उस चीज को लेते हो, उधार पर लेते हो, अपना बिजनेस खोलते हो। ये भी फास्ट एंट्री मेथड है, लो कॉस्ट लो रिस्क मेथड है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश रहती है, आप अपना एक उसी स्टैब्लिश कंपनी का ब्रांच ओपन कर रहे हो एक तरह से। बट यहाँ पर लेस कंट्रोल होता है, लाइसेंस में बिकम दी कॉम्पिटिटर, जिस लाइसेंसी को आपने अपना अभी लाइसेंस लीज पर दिया हुआ है, मे बी पॉसिबल कि वो आपका आगे चल के एक कॉम्पिटिटर बन जाए। लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो होते हैं उसकी वजह से भी आपको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइजीज की, तो फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है कि जहां पर आप किसी की ब्रांच ओपन कर रहे हो, उसी का नाम लेकर उसी की लीगल एंटाइटीज को फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, पैंटालून्स, इन सब के आपने क्या किया हुआ है, फ्रेंचाइजीज को ओपन किया हुआ है, सिमिलर शॉप ओपन की हुई है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ उसी के अनुसार चलते हैं जैसे कि हमारी जो हेड ऑफिस में चलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए उस कंपनी का हेड ऑफिस बैंगलोर हांगकांग है फॉर एग्जांपल, तो हांगकांग से ही डील होगा, सारा की सारा जो बिजनेस होगा वो हांगकांग से ही डील होगा, बट यू आर जस्ट टेकिंग द फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट।
आपने फ्रेंचाइजीज का एग्रीमेंट्स लिया हुआ है जिसके बेसिस पर आप काम कर रहे हो। अब आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, आपके पास कुछ चीजें हैं बट सामने वाले के पास कुछ चीजें, सारी चीजें आपके पास नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम फॉरेन कंट्री के साथ में ही मान लीजिए हमने पार्टनरशिप कर लिया है, तो उस केस में नॉलेज, मान लीजिए आपके पास नॉलेज है बट रिसोर्स नहीं है, या फिर रिसोर्स है बट मार्केट नहीं है। तो एक तरफ हमारे पास, एक कंपनी के पास क्या मिल गया, हमको रिसोर्स मिल गया, और दूसरी कंपनी के पास हमको क्या मिल गया, मार्केट मिल गया। तो ये दोनों कंपनी क्या करेंगे, आपस में टाई अप कर लेंगी, और टाई अप करके फिर ये पार्टनरशिप के थ्रू अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, इसी में ही आपका स्ट्रैटेजिक अलायंस भी इसी चीज को बोला जाता है, और जॉइंट वेंचर भी आपका लगभग यही होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो ये शेयर्ड कॉस्ट होता है कि आप इससे जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हो, आपका रिस्क भी रिड्यूस होगा, और आसानी से लोकल मार्केट में एंट्री मिल जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि यहाँ पर इसकी कॉस्ट हायर होती है एक्सपोर्टिंग और लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग के कंपैरिजन में, और जो कॉर्पोरेट कल्चर्स होता है वहाँ पर मिक्सअप होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑब्वियसली इंडिया और फॉरेन दोनों कंट्रीज का कल्चर अगर मैच हो रहा है तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ मर्जर एंड एक्विजिशन भी एक मेथड होती है, मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन भी फास्ट एंट्री मेथड है। आपने किसी के साथ ज्वाइन कर लिया, ए प्लस बी बनाकर आपने क्या कर लिया कि ए बी कंपनी बनाई, मर्जर कर लिया, इसके साथ में ज्वाइन कर लिया और आप आगे बढ़ गए। दूसरा तरीका होता है कि आपने क्या किया, ये ए जो है ये एक बड़ी कंपनी थी, बी जो है वो एक छोटी कंपनी थी। ये कंपनी मान लीजिए फॉरेन की कंपनी थी, तो ए ने क्या किया, इस कंपनी को कैप्चर कर लिया और एक कंपनी जो है वो अपनी रख ली ए नाम से, और बस इसने क्या किया, फॉरेन मार्केट में एंट्री कर ली जस्ट इस कंपनी को एक्वायर करके, जो कि एक छोटी सी कंपनी थी फॉरेन मार्केट में। बट इसका नाम अच्छा खासा था, बट अब इसके पास इतना पैसा नहीं बचा था, तो वॉट एवर द रीजन उसने उसको कैप्चर कर लिया और मूव कर दी। तो एक्विजिशन, एक्वायर कर लिया। तो ये भी आपका फास्ट एंट्री मोड मेथड होता है, और यहाँ पर ऑपरेशंस को स्टैब्लिश किया जाता है। डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट होता है, और सम टाइम कुछ इंटीग्रेशंस, मतलब एक साथ काम करने वाले जो इश्यूज हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। फिर आता है आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए हम ग्रीन फील्ड वेंचर का उपयोग करते हैं। ग्रीन फील्ड वेंचर्स भी एक काफी, मतलब आप एक नया सब्सिडरी बिजनेस या फिर एक नया बिजनेस आप लॉन्च करते हो, जिससे आप लोकल मार्केट की नॉलेज को गेन कर लेते हो, और फिर वहाँ के ही लोकल एम्प्लॉयज को रखकर आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो ग्रीन फील्ड वेंचर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपका एफडीआई का ही पार्ट है। इसमें जब भी आप एक नया बिजनेस, न्यू बिजनेस जो है वो आप लॉन्च करते हो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में आप जाके न्यू बिजनेस ओपन करते हो, वो आपका है ग्रीन फील्ड वेंचर। ठीक है, एफडीआई। अब टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ, जॉइंट वेंचर भी देख लेते हैं। जॉइंट वेंचर आपको जैसे मैंने बताया ये भी एक फास्टेड मोड होता है एंट्री करने के लिए। इसमें भी दो कंपनीज जो रहती हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट सब कुछ शेयर करती हैं, इवन लॉसेस को भी शेयर करती हैं, और फिर आगे बढ़ जाती है। इसमें मे भी पॉसिबल कि एक कंपनी आपकी इंडिया की और दूसरी कंपनी आपकी यूएस की हो। तो इस तरह से ये जॉइंट वेंचर बना के चल जाते हैं। और ये जो जॉइंट वेंचर होता है ये टाइमली हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये आपका होता है, उसके बाद फिर ये ब्रेकअप हो जाता है। और इसमें मे भी पॉसिबल कि यहाँ पर है ब्रांड नेम और यहाँ पर आपको मिल रहा है रिसोर्सेज, तो इसलिए इन दोनों ने आपस में जॉइंट वेंचर बनाया फॉर गेनिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने के लिए इन्होंने इसे क्रिएट किया है। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन या स्ट्रैटेजिक अलायंस की अगर हम बात करें तो एक्विजिशन इम्प्लाई दैट योर कंपनी एक्वायर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एग्जिस्टिंग कंपनी इन द ओवरसीज मार्केट। कोई भी बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, सो दैट इज स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूली एक्वायर्ड कंपनी को बेनिफिट मिल जाता है कि उसकी कंपनी पूरी तरह से बंद नहीं होती है और चलती रहती है, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्विजिशन वाला फंडा काम करता है। मतलब कहने का मतलब है कि सीधा सीधा
ये जो हमारी जो कंपनी एक्वायर हो रही है, मतलब जिसके ऊपर कब्जा हो रहा है, उस कंपनी का जो वजूद है वो खत्म पूरी तरह से होने वाला था, वो बच जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप इस चीज का यूज कर सकते हो। वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने कहा, फॉरेन में डायरेक्ट जाकर इन्वेस्ट करना, एफडीआई हम जिसे कह रहे हैं, इसके लिए वी आर यूजिंग द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल जैसे कि पौधों में एक उपजाऊ जमीन है, वहां पर एक नया बीज आप बो रहे हो और फिर उसमें डेली पानी डालते हो, जिससे कि एक बड़ा सा प्लांट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाए और ट्री बन जाए। सेम वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप एक नए मार्केट में एक नया बिजनेस ओपन करते हो, उस बिजनेस में आप थोड़ा थोड़ा मनी इन्वेस्ट करते हो, अपना एक तरह से मार्केटिंग मिक्स आप यूज करते हो और उस बिजनेस को एक बड़ा वेंचर बनाने के लिए आप काम करते हो। सो दैट इज द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो यही स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं मार्केट की में अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए या मार्केट में अपने आप को एंटर कराने के लिए। यस। नाउ दी टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट में आपका क्या होता है, मान लीजिए फॉरेन की कंपनी है, उस कंपनी ने पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश कर लिया है, उसने सब कुछ देख लिया है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, व्हाट एवर द प्रोडक्ट क्या है, उसका मार्केट कैसा है, किस लोग को रखना है, सब कुछ तैयार है, पूरा रेडी की रेडी प्रोडक्ट है। तो इस रेडी जो आपका प्रोजेक्ट होता है, इस प्रोजेक्ट को या तो लीज पर या फिर मतलब या तो आपने उसको लीज पर दे दिया है या फिर इस प्रोडक्ट को आप मतलब बना बनाया प्रोजेक्ट किसी और को हैंडल करने के लिए आप दे देते हो। दैट इज कॉल्ड दी टर्नकी प्रोजेक्ट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म। तो इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, एक तरह से नए मार्केट में एंटर कर सकते हो। जैसे ये फॉरेन की कंट्री थी, फॉरेन कंट्री में एक ऐसा बिजनेस तैयार हुआ या फिर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप एक बिजनेस पूरा तैयार करके हमें दे दीजिए, तो उन्होंने ये पूरा की पूरा बिजनेस आपका रेडी करके दे दिया और फिर आपको उन्होंने हैंडल कर दिया है, आपको उन्होंने या तो लीज पर दे दिया या फिर आपको उन्होंने हैंडल कर दिया है। सो दैट इज कम्स अंडर दी टर्न की प्रोजेक्ट। इसे कहा जाता है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने सब कुछ तैयार किया, उसके बाद जो इस प्रोजेक्ट की जो चाबी थी, वो चाबी किसी और के हाथ में दे दी। ठीक है, एक ने तैयार किया और चाबी जो है वो किसी और के हाथ में दे दी। दैट इज दी टर्न की प्रोजेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल, ग्लोबल, फॉरेन, डोमेस्टिक मार्केटिंग, ये कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्यों इंटरनेशनल मार्केट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक इंटरनेशनल में और क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। सो दे आर दी बेसिक लेक्चर फॉर टुडे। सो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, है ना, मैं आपको यही बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, तो मार्केटिंग मिक्स में अगेन वही हमारे 4 P's आ जाते हैं, हमारा प्लेस, हमारा प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। बट ये सारी की सारी चीजें अब जब डील करेंगी तो वो किसके ऊपर करेंगी कि हमको अब जो टारगेट करना है वो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना है। तो जो भी आप प्राइस डिसाइड करते हो तो उसमें एक फैक्टर इंटरनेशनल का जुड़ जाता है, प्लेस डिसाइड करते हो तो उस प्लेस के लिए भी इंटरनेशनल फैक्टर्स जुड़ जाता है, प्रोडक्ट किस तरह का आपका है, इंटरनेशनल मार्केट में वो सक्सेसफुल रन करेगा या नहीं करेगा। तो सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे फैक्टर्स आपके जो होंगे वो आपके इन मार्केटिंग मिक्स में ऐड हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री मोड्स। सो थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो और लगता है कि यस मैम ने मेहनत की हुई है आपको नोट्स प्रोवाइड कराने में, आपके लिए वीडियोस बनाने में, तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट्स ज़रूर दीजिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारी अपकमिंग क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।
Keep study smart. All the best. Take care.